हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। आज हम लोग अभी आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आईपीसी में ही अब एक क्लास और आएगी। ठीक है, एक क्लास और आएगी या संभवतः दो क्लास हो रहा है, तो आपका फिर आईपीसी में बहुत हद तक प्रैक्टिस हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है हमारा, वो है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है। मौलिक विधि मतलब जो मूल विधियां हैं। ठीक है, मूल विधियां मतलब जो आप कह सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक डिपेंडेंट हैं, जो मूलाधिकारों पर संबंधित है, वो कौन सी विधियां हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 या उपरोक्त सभी। तो आपको सीधे सीधे याद रख लेना है कि ये सभी उपरोक्त सभी क्या है, आपकी मौलिक विधियों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी अपराध के, किसी भी प्रकार के अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो किसी भी अपराध को किए जाने की चार अवस्थाएं होती हैं। चार अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या होती है, पहला होता है आपका आशय होता है। क्या होता है, दुराशय, आशय, इंटेंशन होता है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में आपका होता है तैयारी, दूसरी स्थिति में होती है आपकी तैयारी। तीसरी स्थिति में होता है आपका प्रयास और चौथी स्थिति में आपका कृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कृत्य हो जाता है। यानी कि पहली आपका इंटेंशन हुआ, उसके बाद आपने उसकी लिए तैयारी की, देन आपने अटेम्प्ट कर दिया और अटेम्प्ट होने के बाद जब वह घटित हो गया, तो ये सब चीज, ये चार अवस्थाएं मिलकर किसको तैयार कर रही है, किसी भी अपराध को खड़ा कर रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो सीधे सीधे याद रखना है, C.S. केनी। C.S. केनी ने आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 511, 511 धाराएं हैं। और अगर चैप्टर की बात की जाए, अगर चैप्टर की बात की जाए तो 23 चैप्टर से, कितने, 23 चैप्टर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता कि कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने से संबंधित है। ठीक है, दंड दिए जाने से संबंधित है। तो देखो इसके उत्तर दोनों ही हो सकते हैं। देखो धारा 3 और धारा 4 क्या है आपका। धारा 3 में यदि पीड़ित भारतीय व्यक्ति है और वहां पर जहां पर उसको पीड़ित किया गया है, जहां पर उसके खिलाफ कोई अपराध घटित हुआ है, वहां पर उस अपराध के लिए कोई भी सजा नहीं है, तो भारत में आईपीसी के अंतर्गत चलाया जा सकता है। और अगर भारत से बाहर अपराधी भारतीय है तो धारा 4 है। पर इसका उत्तर क्या है, आपका उत्तर दो मतलब ये है, धारा 3 है। अगर डायरेक्टली इस तरह पूछे तो आप इस तरह उत्तर दे दीजिए, परंतु इसको और अच्छे से अगर एग्जामिनर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा इसमें रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के राज्य क्षेत्र से अभिप्रेत है। यानी अब भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि सीधे सीधे बोला जा रहा है कि कौन सी धारा में भारत की परिभाषा है। आईपीसी की कौन सी धारा में भारत की परिभाषा है। तो सीधे सीधे आपको बोल देना पड़ेगा, धारा 18 में भारत की परिभाषा। अगला प्रश्न है आपका कि वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद, यानी वारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट का वाद किससे संबंधित है। तो सामान्य आशय 34, सेक्शन 34 से संबंधित है। आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इन सब की पीडीएफ मैं आपको एक साथ ऐड करवा के बाद में दूंगा। पूरी आईपीसी हो जाएगी तो तुरंत इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सीआरपीसी होगी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी क्योंकि ये पढ़ा रहा हूं साथ में, तो एक साथ सब चीजें मिलेंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनस्थिति से संबंधित है। होर्डिंग बनाम प्राइस, आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टॉल्सन या ये सभी। तो ये तीनों के तीनों वाद, होर्डिंग बनाम प्राइस, ठीक है, और आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टॉल्सन, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ही आपराधिक मनस्थिति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा के शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। देखो जहां पर ऐसे देखो, आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है। आजीवन कारावास का मतलब ये होता है कि
बाकी का जितना जीवन है वो सब जेल में ही कटेगा, ठीक है। परंतु अगर एक मोटा मोटी कुछ बात रखनी हो कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा, यानी कि आजीवन कारावास को अगर मोटा मोटी थोड़ा देखना हो तो इक्वल टू 20 ईयर्स आप मान सकते हैं। और ये कौन सी उसमें बात आई है? ये बात आई है आपकी धारा 57 में। किसमें आई है? धारा 57 में ये आपकी बात आई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की रक्षा, है ना, एक की रक्षा नहीं है, एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। देखो कई बार ऐसा होता है कि कई धाराएं एक साथ चलती हैं और उनके दंड भी एक साथ चलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कई बार आपने सुना होगा कि भाई उसको 500 साल की सजा हुई तो 500 साल तक तो जीवित भी नहीं रहेगा, तो सभी सजाएं एक साथ चलती हैं और एक सजा माफ होने पर दूसरी सजाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चलती ही चलती है। सपोज करो किसी व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास की सजा मिली है, तो दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग थोड़ी चलेंगे, जीवन तो एक ही है उसका। और मान लो उनमें से एक में वो बरी हो जाता है तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ साथ दोनों चलेंगी, पर दूसरी एक माफ हो जाने पर दूसरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये किस केस में आया था? तो मुथु रामलिंगम बनाम राज्य के मामले में ये फैसला आपका सुनाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा मृत्युदंड से संबंधित है? तो आपको पता है कि धारा 121 भी मृत्युदंड से संबंधित है। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। 132 भारतीय सेनाओं के किसी अधिकारी या सैनिक को दुष्प्रेरण के लिए भड़काना और उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप विद्रोह भड़क जाना। अगर विद्रोह भड़क जाता है तो जिसने विद्रोह के लिए भड़काया था उसको मृत्युदंड यहां पर दिया जाएगा। और धारा 305 18 साल से कम आयु के बालक को या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और उकसाने के बाद वे आत्महत्या कर लेते हैं तो उकसाने वाले को क्या होगा? मृत्युदंड का प्रावधान है। ये तीनों ही में मृत्युदंड का प्रावधान। अगला है आईपीसी का कौन सा अध्याय साधारण अपवाद? साधारण अपवाद कौन सा है? अध्याय 4 है, इसके बाद पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। साधारण अपवाद में क्या है? सीधे साधारण अपवाद जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बचाव। क्या है? इस चैप्टर का नाम है बचाव, अध्याय 4। क्या है भैया? अध्याय 4। अगला है आत्मरक्षा का अधिकार संबंधित है अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। तो देखो आत्मरक्षा का जो अधिकार होता है वो धारा 97 में दिया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है वह अपने तथा अन्य के शरीर की तथा अपनी तथा अन्य के शरीर की अन्य की संपत्ति की रक्षा कर सकता है। यानी कि शरीर हो चाहे अपना चाहे किसी का, संपत्ति हो चाहे अपनी या किसी की, उसकी रक्षा करने के लिए उसको आत्मरक्षा का अधिकार है, प्रेरक प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेरक प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से। तो बिल्कुल शरीर संपत्ति दोनों से। अगला प्रश्न है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्रेरक प्रतिरक्षा का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा किसमें है? तो अभी ये बात पढ़ी हमने धारा 97 में। धारा 97 में अपने तथा अन्य के शरीर की रक्षा और अपनी तथा अन्य की संपत्ति की रक्षा करने का प्रकट अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो ये बात सब मैंने आपको पढ़ा रखी है। आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध कब नहीं होगा? लोक सेवक के विरुद्ध। अगर आप लोक सेवक के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार को प्रयोग कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि वह अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से? तो जयदेव बनाम स्टेट वाले मामले का संबंध आपका आत्मरक्षा के अधिकार से। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा में किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को परिभाषित किया गया है? तो धारा 120A में और धारा 120B में इसके दंड का प्रावधान क्या है? इसके दंड का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। 121 में आपको बता के आया हूं और 159 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 159 में दंगा है। ठीक है, दंगा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी आईपीसी में दंडनीय है? तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध छेड़ता है तो इसकी इस चीज की तैयारी भी अपराध है,
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है, और न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भी 5 आदमी चाहिए होते हैं, बलवा के लिए कम से कम 5 आदमी चाहिए होते हैं, दंगा के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। ठीक है, डकैती के लिए कम से कम 5 आदमी चाहिए। तो बलवा के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 21 और 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो धारा 303। धारा 303 में क्या है कि यदि कोई आजीवन कारावास भोग रहा है और आजीवन कारावास भोगते हुए वह मृत्युदंड किसी की हत्या कर देता है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान धारा 303 में था। परंतु मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन मानते हुए धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो सीधे आपको याद रखना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यह अपराध है। अगला प्रश्न है, दहेज अपराध है ना, दहेज अपराध, दहेज मृत्यु है ना, दहेज अपराध कहो या दहेज मृत्यु कहो, जो किसमें है? धारा 304 बी में है भारतीय दंड संहिता में, कि विवेचना किस रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है? तो आपको सीधे याद रखना है, पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा यह विवेचना की जाती है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा यह विवेचना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी जो दहेज मृत्यु से संबंधित है, उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको न्यूनतम कितने वर्ष की सजा है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि 304 बी में ख में दहेज मृत्यु है तो कब मानी जाएगी? शादी के 7 साल के भीतर भीतर, और 7 साल के भीतर भीतर है तो न्यूनतम 7 वर्ष का ही प्रावधान है, न्यूनतम 7 साल की सजा का ही प्रावधान है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो मैंने आपको बताया था अभी, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किसमें है? अब देखो, अगर आए के 305, देखो 305 और 306 दोनों में, 305 में तो क्या है, 305 और 306 में दोनों में आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से नीचे के बच्चे को या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो 305 में है, और सामान्यतः पूछा जा रहा है जैसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण है तो वो किसमें है? वो आपको सीधे बोल देना है धारा 306 में। ठीक है, धारा 306 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 307 सीधे आ जाती है किसमें? अटेम्प्ट टू मर्डर में, हत्या के प्रयास में। अगला, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयास के लिए 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने का प्रावधान है? तो धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास दंडनीय बताया गया है। आत्महत्या का प्रयास किया, सफल हो गया तो जय सिया राम, नहीं हुआ तो आपको 1 वर्ष का कारावास उसमें दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है, ऐसे प्रावधान कहां पर है? भारतीय दंड संहिता में है 354 महिला की लज्जा का अनादर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? ठीक है, तो आईपीसी की धारा 363 जो किडनैपिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? किडनैपिंग से संबंधित है, यानी व्यपहरण से संबंधित है, व्यपहरण से संबंधित है, व्यपहरण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाता है? तो धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा बिल्कुल सही है, और धारा 364 फिरौती के लिए विवरण, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही, एक, पहला और दूसरा दोनों आपके सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा हत्या सहित डकैती संबंधित है? तो धारा 395। यदि 5 व्यक्ति डकैती, 5 ही व्यक्ति डालते हैं और 5 व्यक्ति क्या काम करते हैं? ये डकैती डाल रहे हैं, और इनमें से किसी एक ने भी हत्या करते समय, डकैती करते समय हत्या कर दी तो ये अकेला दोषी नहीं हो गए, 5 दोषी माने जाएंगे। ये बात 395 बोल रही है, और खाली इसी को सजा नहीं मिलेगी, इन 5 के 5 को सजा मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409
किस विषय से संबंधित है? तो आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है, आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, मामला द्विविवाह, कौन सा मामला है ना, डैश 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 मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानूनों और देश के समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद यदि एक हिंदू आदमी दूसरी शादी करता है तो वह दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो मैंने आपको एक केसेस पढ़ाए थे, सरला मुदगल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति परिवर्तित होकर मुस्लिम हो जाता है और वहां पर जाकर दूसरा विवाह करता है ना, आपको पता है कि एक हिंदू व्यक्ति है, यदि वह पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो उसकी शादी अमान्य है, परंतु एक मुस्लिम व्यक्ति को पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अमान्य नहीं माना जाएगा। परंतु यदि कोई इस मंशा से कि दूसरी शादी करने के लिए मैं इस्लाम में परिवर्तित हो जाऊं तो हम मतलब दूसरी शादी मान्य होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी है कि दूसरी शादी अमान्य होगी यदि पहली भंग नहीं हुई है। तो सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला। अगला आपका धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। मानहानि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता है 499 धारा मानहानि को परिभाषित करती है, जबकि धारा 500 मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है, वो है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं, और आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बस ठीक है, यहीं तक हमारा ये था। अब हम कल एक और क्लास लेंगे, उसमें आईपीसी को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। थोड़ी बड़ी क्लास हम लोग वो ले लेंगे और उसके बाद हम सीआरपीसी प्रैक्टिस में बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। राम जी की पाठशाला हरदम आपके साथ है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।